हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग मनी बैंकिंग के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए और इस लास्ट टॉपिक में बच्चों हम लोग कुछ छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये शॉर्ट नोट्स है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। अब वैसे ही बच्चों हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना हमारे लिए वैसे भी जरूरी होता है। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लास्ट टॉपिक जिसमें हम कुछ छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग। बच्चों, ये डिजिटल बैंकिंग क्या होता है? आजकल काफी ये नेम पॉपुलर हो रहा है, डिजिटल बैंकिंग। बच्चों, इस डिजिटल बैंकिंग को हम लोग इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। बच्चों, जिसमें हम लोग अपना पूरा बैंकिंग काम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। इस सिस्टम में हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हमारे पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए और इसकी हेल्प से हम लोग सारे बैंकिंग काम कर सकते हैं। बच्चों, आज की गवर्नमेंट भी डिजिटल बैंकिंग को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। बच्चों सोचिए, डिजिटल बैंकिंग का यूज होने की वजह से क्या होता है कि हमें अब बार बार बैंकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बैंकों में जा करके वहां पर लाइन लगाइए तो उसमें जो टाइम वेस्टेज होता है, अननेसेसरी मनी वेस्टेज होती है, अब वो हमारी बच जाती है। हम आज इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से सारे बैंकिंग काम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है, कोई बिल का पेमेंट करना है, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, या एक बैंक से दूसरे बैंक, या एक ही बैंक की एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच अगर मुझे कोई मनी ट्रांसफर करनी है तो बच्चों उसके लिए हम लोग डिजिटल बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हम लोग ये सारे बैंकिंग काम करते हैं। तो बच्चों, आज के टाइम में अगर मुझे कोई भी बैंकिंग वर्क करना है, जैसे चेकबुक इशू करानी है, कोई नया अकाउंट बैंक में ओपन करना है, या लोन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, या इंटरनेट के थ्रू हमें मनी ट्रांसफर करना है, फंड ट्रांसफर करना है, तो ये सारे काम हम घर बैठे अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी बैंकिंग सिस्टम को बच्चों हम लोग बोलते हैं डिजिटल बैंकिंग। हमारे इंडिया में बच्चों इस डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत सबसे पहले 1996 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किया गया था। इसका जो इनोवेशन हुआ है इस बैंकिंग सिस्टम का, वो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है 1996 में। और उसके बाद बहुत से बैंकों ने, आज तो बच्चों मोस्टली बैंक इस टाइप की फैसिलिटी अपने कस्टमर को देते हैं। बच्चों, ये जो फैसिलिटी कस्टमर को दी जाती है डिजिटल बैंकिंग की, कि आप घर बैठे अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से सारे बैंकिंग काम कर सकते हैं। इसके लिए बैंक वाले समटाइम कुछ बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, जबकि मोस्टली बैंक तो ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। ठीक है, तो आज के टाइम में बच्चों ये डिजिटल बैंकिंग का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, हमने फर्स्ट बेनिफिट आपको दिया कस्टमर सर्विस, कि बच्चों डिजिटल बैंकिंग का यूज होने की वजह से अब कस्टमर को बार बार बैंकों में आने में और अननेसेसरी लाइन लगाने में जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाता है, और उसके मनी जो वेस्टेज हो रहा है वो भी बच जाती है। अब वो अपने घर बैठे अब केवल अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से सारे बैंकिंग काम कर सकता है। उसे लोन के लिए अप्लाई करना है, नया अकाउंट कोई ओपन करना है, या फंड ट्रांसफर करना है, या बिल का पेमेंट करना है, चेकबुक के लिए अप्लाई करना है, ये सारे काम अब वो घर बैठे अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से बहुत इजी वे में कर सकता है। तो उसके पैसे की भी वेस्टेज कम हो रहा है और आने जाने जो टाइम वेस्ट होता है बैंकों में वो भी उसका बच जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, 24/7 अवेलेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये डिजिटल बैंकिंग की जो फैसिलिटी है वो दिन के 24 घंटे और वीकली 7 डेज ये कंटिन्यू आपके लिए रहती है। बच्चों, ट्रेडिशनल तरीके से हम कोई बैंक में जाते हैं तो सोचिए बैंकिंग आवर्स क्या होता है, मॉर्निंग 10 to 5, और इसी तरह हम वीकली बात करें तो वीकली 5 डे या 6 डे बैंक ओपन रहते हैं। लेकिन जब मैं डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का यूज करता हूं तो बच्चों दिन के 24 घंटे हम इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं।
और हफ्ते के 7 दिन इंक्लूडिंग संडे भी आप इस फैसिलिटी का यूज करते हैं, ठीक है ना। टाइम सेविंग्स, बच्चों डिजिटल बैंकिंग से हमारा टाइम बचता है। अननेसेसरी मुझे 12 बैंकों में जाने की या वहां पर जाकर क्यू लगाने की, लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे हमारा टाइम बच रहा है। लोअर ओवरहेड्स, ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। ये बेनिफिट बैंकों को मिलता है। बच्चों डिजिटल बैंकिंग का जितना ज्यादा यूज आज के टाइम में हो रहा है, वो उससे बैंकों को भी फायदा मिल रहा है कि बैंकों की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है अब वो कम हो जा रही है। जहां पहले बहुत से कस्टमर बैंक पहुंचते थे और जिसके लिए बैंकों को बहुत ज्यादा स्टाफ लगाने पड़ते थे, उनको लंबी चौड़ी सैलरी देनी पड़ती थी, तो डिजिटल बैंकिंग का यूज होने की वजह से अब क्या हो रहा है कि कस्टमर ज्यादा हैं, लेकिन वो कस्टमर अब बैंकों में नहीं आते, बल्कि अपने घर, अपने ऑफिस में बैठकर ही सारे बैंकिंग काम कर लेते हैं। तो इससे बैंकों को अब अननेसेसरी ज्यादा स्टाफ रखने की जरूरत नहीं पड़ती और उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बच जाती है, और जिसका फायदा वो अपने कस्टमर को देते हैं। बच्चों जब हम डिजिटल बैंकिंग थ्रू ऑनलाइन कोई डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं, तो ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने पर बैंक वाले हमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, क्योंकि बैंकों को जो फायदा हो रहा है, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बच रही है, उसका फायदा वो कस्टमर को देते हैं। और वो फायदा कैसे देते हैं कि वो अपने डिपॉजिट पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पेड करते हैं। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन बच्चे लोन अप्लाई करते हैं, तो वहां पर बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन मिल जाता है। तो लोन पर जो इंटरेस्ट की रेट है वो कम हो जाती है, और डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट की रेट है वो बढ़ा दी जाती है, जिसका फायदा कस्टमर को मिलता है, ठीक है। तो दैट्स अ लोअर ओवरहेड। तो देखो बच्चों, मैंने लिखा भी है कि अधिक ब्याज दर कि अपनी डिपॉजिट पर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिल पाता है, जबकि लोन की जो इंटरेस्ट की रेट है वो चीप हो जाती है, ठीक है। तो ये फायदे बच्चों डिजिटल बैंकिंग के। ओके, तो ये टॉपिक हो गया हमारा डिजिटल बैंकिंग, जहां पर हम लोग ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन या इंटरनेट और अपने कंप्यूटर के थ्रू हम लोग सारे बैंकिंग वर्क करते हैं। ओके, अब आते बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मोबाइल बैंकिंग। बच्चों डिजिटल बैंकिंग का ही एक फॉर्मेट है मोबाइल बैंकिंग। बच्चों सोचिए, हर वक्त हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो ऐसा होना जरूरी नहीं होता। स्पेशली सोचिए कि अगर हम कोई ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में या बस में या अपनी खुद की कार में कोई जर्नी कर रहे हैं, तो मेरे पास हर वक्त मोबाइल या हर वक्त मेरे पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो ऐसा होना जरूरी तो नहीं है ना। तो बच्चों हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप की जगह पर हम लोग मोबाइल के थ्रू भी बैंकिंग वर्क कर सकते हैं। आज बहुत से तमाम ऐसे बैंक हैं जो मोबाइल में अपने ऐप के जरिए हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने मोबाइल के थ्रू सारे बैंकिंग काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई पेमेंट करना है, अपने इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना है, अपनी बैंक की ईएमआई का पेमेंट करना है, या इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना है, या कोई भी डिजिटल पेमेंट करना है, तो वो हम अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। बच्चों मोबाइल के थ्रू पेमेंट करने से ये सेफ और फास्टर पेमेंट हो जाता है। तो बच्चों क्योंकि हर टाइम मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो ऐसा होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैंक से ये फैसिलिटी लेते हैं कि हम अपने मोबाइल के जरिए, ऐप के जरिए ये सारे बैंकिंग वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या है, मोबाइल बैंकिंग, जहाँ मोबाइल के थ्रू हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, हम किसी भी टाइप के बिल का पेमेंट कर सकते हैं, और कोई भी बैंकिंग वर्क आसानी से अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मोबाइल बैंकिंग के लिए भी हमने कुछ मेरिट और डिमेरिट दिया है। इसके फायदे नुकसान क्या हैं, देखो बच्चों, पहले देखते हैं इसके फायदे क्या हैं मोबाइल बैंकिंग के। एनी टाइम एनीवेयर, कि बच्चों देखो मेरे पास हर वक्त कंप्यूटर या लैपटॉप हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि मान लो हम कोई ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं या बस से जर्नी कर रहे हैं, तो मे भी मेरे पास वहां पर कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता, लेकिन मोबाइल फोन तो ऐसा है कि हर वक्त आपके पास रहता है। तो एनी टाइम एनीवेयर, दिन के 24 घंटे किसी भी टाइम किसी भी जगह पर आप इस मोबाइल बैंकिंग का फायदा ले सकते हैं और अपने मोबाइल के जरिए सारे बैंकिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी को पेमेंट करना है, फंड ट्रांसफर करना है, या किसी भी बिल का पेमेंट करना है, वो सारे काम आप अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। लो कॉस्ट, बच्चों मोबाइल बैंकिंग वास्तव में सबसे लोअर कॉस्ट होती है बैंकिंग की।
कि इसके लिए केवल आपको मोबाइल फोन की जरूरत पड़ती है और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है और अपने मोबाइल के थ्रू आप ये सारे बैंकिंग वर्क कर सकते हैं। नॉर्मली मोस्टली बैंक वाले इस मोबाइल बैंक के लिए कोई चार्जेस नहीं लेते, या समटाइम कुछ बैंक वाले चार्जेस लेते भी हैं, तो बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। तो बहुत ही लो कॉस्ट पर बच्चों ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इजी टू ऑपरेट, बच्चों मोबाइल फोन ऑपरेट करना आज के टाइम में बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप बहुत ही इजी वे में मोबाइल बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। इसके लिए बैंक वाले हमें कुछ ऐप प्रोवाइड करते हैं और उस ऐप के जरिए हम ये सारे बैंकिंग वर्क कर सकते हैं। तो इजी टू ऑपरेट, इसे ऑपरेट करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है। हाँ, अब बच्चों देखते हैं इसकी डिमेरिट क्या है। अब अगर मेरिट है तो डिमेरिट भी होगी। तो देखो बच्चों, मोबाइल बैंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? फ्रॉड, चीटिंग। बच्चों आज के टाइम में बहुत से ऐसे हैकर्स हैं जो आपके मोबाइल को समटाइम हैक कर लेते हैं। अब मोबाइल फोन हैक करके आपके पैसे, आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो चुरा लिए जाते हैं, फ्रॉड कर लिए जाते हैं। तो इस तरह का बच्चों आजकल काफी ट्रेंड देखा जा रहा है कि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, निगलेंसी करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको। कि मार्केट में ऐसे बहुत से फेक मैसेजेस आते हैं, जैसे आपके कभी कभी देखिए आपके मोबाइल पर भी मैसेज आता है कि आपकी कोई लॉटरी लग गई, आपको कोई प्राइज मिलने वाला है, तो आप अपना OTP नंबर दीजिए, आप अपना पासवर्ड वगैरह दे दीजिए। तो बच्चों अगर आपने वो OTP या पासवर्ड लीक कर दिया तो सेकंडों में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और आपके अकाउंट पैसा निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह के फ्रॉड बच्चों बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर जरा सी भी निगलेंसी यहाँ पर करेंगे, अपनी मोबाइल फोन का पासवर्ड या OTP अगर हमने लीक कर दिया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ फ्रॉड की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्मार्टफोन, बच्चों मोबाइल बैंकिंग के लिए एटलीस्ट मेरे पास एक स्मार्टफोन तो होना चाहिए। ये इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक स्मार्टफोन हो जिस पर इंटरनेट कनेक्शन हो। बिना स्मार्टफोन के बच्चों अगर आपके पास नॉर्मल फोन होता है तो उससे आप मोबाइल बैंकिंग का यूज तो कर सकते हो, बट सारी फैसिलिटी आप वहां पर नहीं पा सकेंगे। तो मोबाइल बैंकिंग की सारी फैसिलिटी के लिए मेरे पास एटलीस्ट एक स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना स्मार्टफोन के आप इस फैसिलिटी का यूज नहीं कर पाएंगे। रिस्क इन केस ऑफ लॉस ऑफ मोबाइल फोन, बच्चों ये भी प्रॉब्लम है मोबाइल बैंकिंग में कि अक्सर देखा जाता है कि लोगों का मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, खो जाता है, कहीं गिर जाता है। तो बच्चों अगर आपके मोबाइल फोन में मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी है और सोचिए अगर वो मोबाइल फोन चोरी हो गया, लॉस हो गया, तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर मोबाइल फोन पा लेगा और कहीं से भी उसको अगर आपका पासवर्ड का पता चल गया तो फिर उसमें आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि आपका पूरा बैंकिंग रिकॉर्ड, पूरा बैंकिंग चैनल आपको उस मोबाइल फोन पर होता है। तो अगर कहीं मोबाइल फोन खो गया, चोरी हो गया, तो एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर हो सकता है। तो ये बच्चों इसकी मेरिट और डिमेरिट। तो बच्चों मोबाइल बैंकिंग क्या हुआ, जिसमें हम अपने मोबाइल फोन के जरिए सारे बैंकिंग काम करते हैं। हमें कोई भी पेमेंट करना है मोबाइल फोन थ्रू कर सकते हैं। हमें अपने अकाउंट का बैलेंस फाइंड करना है कि मेरे अकाउंट में क्या बैलेंस चल रहा है, हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है उसके पास हिस्ट्री देख सकते हैं। तो ये सारे बैंकिंग काम हमें बिना बैंक में जाए अपने मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। ओके, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट ई पेमेंट्स। अब बच्चों ई पेमेंट्स क्या होता है, तो सोचिए ये शॉर्ट फॉर्म है ई पेमेंट। ई पेमेंट का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट करना। बच्चों सोचिए आज की हमारी रूटीन लाइफ में हम लोगों को कई टाइप के पेमेंट करने पड़ते हैं, बहुत से पेमेंट मुझे करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना है, अपने हाउस टैक्स या वाटर टैक्स का पेमेंट करना है, हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना है या बैंक की EMI का पेमेंट करना है। तो बच्चों इन सभी टाइप के जो पेमेंट होते हैं इनका पेमेंट अगर हम कैश या चेक के थ्रू करते हैं तो ये बहुत ही पुराने तरीके और ऐसे पेमेंट करने में बहुत टाइम भी लग जाता है। तो आज के टाइम में बच्चों ये सारे टाइप के पेमेंट हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक मोड से जब पेमेंट करते हैं तो ये बिल्कुल सेफ और फास्टर पेमेंट हो जाता है। तो बच्चों आज के टाइम में लोग इस टाइप की जो पेमेंट है वो कैश और चेक के जरिए नहीं करते, बल्कि ई पेमेंट के जरिए आप उनका पेमेंट फास्टर तरीके से और सेफली तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों आपके पास किसी भी बैंक का कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और उस डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए या ई वॉलेट के जरिए आप इस टाइप के पेमेंट को कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है किसी बैंक का या ई वॉलेट है तो उसके जरिए आप जो पेमेंट करते हो उसी को हम बोलते हैं ई पेमेंट्स। अब बच्चों ये ई पेमेंट कैसे होता है, तो मैंने इसका एक प्रोसीजर आपको दिया है कि आप देख सकते हो ई पेमेंट कैसे होता है। तो बच्चों जब भी हम किसी गुड्स या सर्विस का कोई पेमेंट करते हैं, हम किसी शॉप में गए तो शॉपकीपर को मुझे ई पेमेंट करना है, डिजिटल माध्यम से पेमेंट करना है, या फिर हमको इंश्योरेंस प्रीमियम का या बैंक की ईएमआई का या इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, तो मैंने ये 3 स्टेप दिए आपको। बच्चों सबसे पहले जब भी मुझे किसी सेलर को पेमेंट करना होता है तो इसके लिए एक पोर्टल पर जो भी प्रिस्क्राइब ऑथेंटिकेटेड पोर्टल होता है उस पोर्टल पर बच्चों मुझे अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल देनी पड़ती है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह पूछी जाएगी, उसका सीवी कोड पूछा जाएगा, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर वगैरह पूछा जाएगा और वो सारी इंफॉर्मेशन पहले आपको वहां पर पोर्टल पर फिट करनी पड़ेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद मेरा अगला स्टेप होता है पेमेंट ऑथेंटिकेशन बाय द ऑपरेटर, कि जो भी ये ई पेमेंट का ऑपरेटर है, जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑपरेट कर रहा है, वो आपके द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन को पहले उसकी अथेंटिसिटी चेक करेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं। आपने जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर दिया है, आपने सीवी कोड दिया है, आपने एक्सपायरी डेट दिया है, वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं, उसकी अथेंटिसिटी को चेक किया जाएगा। और जब वो सब कुछ सही पाता है तो एक कंफर्मेशन बच्चों आपको मिल जाती है कि आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई है। एंड फाइनली क्या होगा, पेमेंट टू द सेलर अकाउंट, कि फाइनली क्या होगा कि वो पेमेंट आपके अकाउंट से निकल करके सेलर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, यानी वो मनी या वो पैसा आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और सेलर के अकाउंट पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है बच्चों ई पेमेंट करने का। तो इसके लिए बस आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है या ई वॉलेट के थ्रू भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा ई पेमेंट्स। ओके, यस बच्चों, मेरा नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आता है NEFT। NEFT जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। बच्चों ये NEFT एक बैंक से दूसरे बैंक या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट फंड ट्रांसफर करने का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। प्रेजेंट टाइम में बच्चों मोस्ट ऑफ द बैंक इस टाइप की NEFT की फैसिलिटी हमको देते हैं और जिसमें हम लोग बैंकिंग चैनल के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट फंड का ट्रांसफर बहुत ही इजी वे में और बहुत ही लो कॉस्ट पर कर सकते हैं। बच्चों ये NEFT के जरिए अगर हम अपने फंड का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये ट्रांसफर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आज पॉसिबल है। बच्चों ऑफलाइन मोड के अंतर्गत हमें अपने प्रिस्क्राइब बैंक में जो भी हमारा बैंक होगा जिसके थ्रू हम NEFT करना चाहते हैं उस बैंक में मुझे पर्सनली विजिट करना पड़ेगा। बैंक वाला मुझे एक फॉर्म देगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया जाएगा जिसमें कई तरह की इंफॉर्मेशन हमसे पूछी जाएगी। हमारा नेम, कितना अमाउंट हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, कमीशन का अमाउंट कितना है, जिसको हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उस बेनिफिशियरी का नाम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका IFSC कोड क्या है और कई तमाम तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों यहाँ पर पूछी जाती है। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन हमें फॉर्म में फिल करना होगा और फिर जो मनी हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं वो कैश हमें बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो फिर बैंक क्या करेगा, NEFT के जरिए उस फंड का अमाउंट बेनिफिशियरी के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। तो बच्चों ये ऑफलाइन तरीका है जिसमें हमको बैंक में जाकर विजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा NEFT करने का बच्चों ऑनलाइन तरीका भी होता है
जिसमें आपको बिना बैंक में जाए केवल अपने इंटरनेट और कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से या समटाइम मोबाइल के माध्यम से आप इस एनईएफटी फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों मोस्टली बैंक ये एनईएफटी की फैसिलिटी हमको देता है और ये एनईएफटी हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। बच्चों हमारे इंडिया में इस एनईएफटी प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज करता है वो एक संस्था है जिसका नाम होता है एनपीसीआई। क्या नाम है? एनपीसीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको अपने बाद नोट कर लीजिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। बच्चों ये जो संस्था है ये एनईएफटी प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज करती है और ये संस्था हमारे आरबीआई के डायरेक्शन में, आरबीआई के अंडर में काम करती है। ठीक है, तो बच्चों एनईएफटी क्या होता है? बैंकिंग चैनल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है। एनईएफटी के जरिए हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बैंकिंग चैनल से। ओके, अब इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट आरटीजीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बच्चों आरटीजीएस भी फंड ट्रांसफर करने का एक बैंकिंग सिस्टम है, एक बैंकिंग तरीका है, जहां पर हम लोग रियल टाइम के बेसिस पर फंड का ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट इसी वे में कर सकते हैं। बच्चों जब फंड का अमाउंट ज्यादा होता है तो हम लोग वहां एनईएफटी के बजाय आरटीजीएस का यूज करते हैं। बच्चों आरटीजीएस के जरिए हम मिनिमम 2 लाख रुपए या इससे बड़े अमाउंट का ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखिए बच्चों, जो एनईएफटी होता है वो छोटे अमाउंट के लिए होता है, 2 लाख रुपए से कम के अमाउंट के लिए होता है एनईएफटी, जबकि जो आरटीजीएस होता है ना वो बड़े अमाउंट के लिए होता है। तो जब भी बच्चों मुझे 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है या किसी अपने सप्लायर को पेमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग आरटीजीएस का यूज करते हैं, जहां पर बच्चों रियल टाइम के बेसिस पर फंड का ट्रांसफर हो जाता है। बच्चों इस आरटीजीएस का यूज मोस्टली जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जिनको अपने सप्लायर को बड़े अमाउंट का पेमेंट इमीडिएटली करना होता है तो वो इस आरटीजीएस का यूज करते हैं। बच्चों पुराने समय में लोग बड़े पेमेंट करने के लिए चेक वगैरह यूज करते थे, बट सोचिए चेक की क्लियरिंग होने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है, जबकि आरटीजीएस के थ्रू ये काम कुछ ही सेकंडों के अंदर तुरंत हो जाता है। तो ये आरटीजीएस की फैसिलिटी भी सारे बैंक वाले देते हैं। अब बच्चों ये आरटीजीएस भी हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने एनईएफटी में देखा था कि बच्चों यदि आप ऑफलाइन मोड यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, आरटीजीएस फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा और आप फंड का ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चों आरटीजीएस के थ्रू वो व्यक्ति भी फंड का ट्रांसफर कर सकता है जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है। तो अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो भी आप आरटीजीएस के थ्रू फंड का ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इमीडिएट बैंक में वो कैश जमा करना पड़ेगा जितना पैसा आप सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति भी जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है वो एनईएफटी या आरटीजीएस का यूज कर सकता है फंड ट्रांसफर करने के लिए। इसके अलावा बच्चों ऑनलाइन मोड भी यहाँ पर होता है कि आप अपने घर बैठे कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के थ्रू भी आरटीजीएस कर सकते हैं। आज मोस्टली बैंक इस चीज की फैसिलिटी हमको देता है। तो बच्चों एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों ही फंड ट्रांसफर करने के एक बैंकिंग सिस्टम होता है। बस डिफरेंस ये है कि एनईएफटी के जरिए हम लोग छोटे अमाउंट के फंड का ट्रांसफर करते हैं, लेस देन 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए से कम का अमाउंट है तो आप एनईएफटी का यूज करते हैं, और अगर मेरा फंड 2 लाख रुपए से बड़े अमाउंट का है तो फिर आप आरटीजीएस का यूज करते हैं। इसके अलावा जो एक डिफरेंस ये भी होता है कि एनईएफटी में फंड ट्रांसफर करने में सम टाइम कुछ टाइम लग जाता है, जैसे आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लग जाता है, लेकिन आरटीजीएस में रियल टाइम के बेसिस पर यानी तुरंत सेकंडों के अंदर आपका फंड का पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एनईएफटी और आरटीजीएस। यस बच्चों, मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्ट नोट्स आता है ईसीएस, ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बच्चों सोचिए हम लोगों को अपनी रूटीन बिजनेस में
कई ऐसे पेमेंट करने पड़ते हैं जो मुझे रेगुलर टाइम गैप पर करने होते हैं। बहुत से ऐसे पेमेंट होते हैं जो मुझे रूटीनली एक सर्टेन टाइम गैपिंग पर मुझे वो पेमेंट करने होते हैं। जैसे बच्चों की स्कूल की फीस डिपॉजिट करनी है, या इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना है, वाटर टैक्स का पेमेंट करना है, बैंक की ईएमआई का पेमेंट करना है, या इसी तरह से बच्चों अगर हम एक बिजनेसमैन हैं तो मुझे अपने वर्कर्स एम्प्लॉय की सैलरी या उनके पेंशन का पेमेंट करना है। तो बच्चों ये जो पेमेंट होते हैं ना, वो टाइमली मुझे करने रहते हैं और बार बार करने होते हैं। तो कई बार बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन पेमेंट को करने से हम भूल जाएं, मिस हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक से ईसीएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो बच्चों अगर हम ये ईसीएस की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे बैंक के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, और बैंक के साथ एग्रीमेंट करके हम इसमें बैंक को ऑथराइज करते हैं कि यहाँ पर बैंक टाइमली इन चीजों का पेमेंट करेगा। और इसके लिए बैंक क्या करेगा कि हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट करके इन चीजों का पेमेंट टाइमली बैंक करेगा। और इस फैसिलिटी के लिए बैंक हमसे कुछ चार्जेस भी लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ईसीएस की फैसिलिटी है ये आज के टाइम में मोस्टली बैंक हम लोगों को देते हैं, जहां पर मुझे बहुत से पेमेंट करने होते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई पेमेंट करने से हम भूल ना जाए, मिस ना हो जाए, तो इसके लिए हम बैंक को ऑथराइज कर लेते हैं। और जिससे क्या होता है कि हम लोग फ्री ऑफ माइंड हो जाते हैं और हमारे बिहाफ पर मेरा जो बैंक है वो इस टाइप के पेमेंट को करता रहता है। अब वो पेमेंट कैसे करेगा कि हमारे अकाउंट से पैसा निकाल करके हमारे अकाउंट को डेबिट करके इन चीजों का पेमेंट वो करेगा। अब बच्चों जैसे ही बैंक ये पेमेंट करेगा तो तुरंत मुझे मोबाइल पर इसका एक मैसेज आ जाता है जिससे कंफर्मेशन हो जाता है कि इन चीजों का पेमेंट हो गया है। तो बच्चों ऐसे बहुत ही छोटे छोटे पेमेंट जो मुझे रेगुलर टाइम बेसिस पर करना होता है, बच्चों की स्कूल की फीस डिपॉजिट करनी है, ईएमआई का पेमेंट करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स का पेमेंट करना है, या इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना है, या सेम वे हमें अपने वर्कर की सैलरी देनी है। तो इन चीजों को पेमेंट करने के लिए हम लोग बैंकों से ईसीएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये होता हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। वन मोर थिंग बच्चों कि ये ईसीएस का यूज केवल हम लोग पेमेंट करने के लिए नहीं करते, बल्कि साथ साथ कभी कभी अगर मुझे कहीं से कोई रेगुलर टाइम बेसिस पर कोई अमाउंट रिसीव होना है तो उसके लिए भी बैंक से ये ईसीएस फैसिलिटी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रेगुलरली रेंट मिलना है या किसी कंपनी से मुझे रेगुलरली टाइम पर डिविडेंड मिलना होता है, तो वो अमाउंट रिसीव करने के लिए भी हम बैंक से ये फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ऐसे केस में बैंक क्या करता है, इन चीजों का अमाउंट वसूल करके हमारे अकाउंट में रेगुलरली डिपॉजिट करता रहता है। तो बच्चों ईसीएस का यूज हम पेमेंट करने के लिए भी करते हैं और पेमेंट रिसीव करने के लिए भी करते हैं। तो ये फैसिलिटी आज के टाइम में मोस्टली बैंक हमको प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए हमसे कुछ चार्जेस भी लेते हैं। तो इसे बोलते हैं ईसीएस। ओके बच्चों, तो यहां से बच्चों हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। हमारे ये सारे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए और आज से बच्चों हमारा ये मनी बैंकिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। हमने अपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। बट बच्चों एज अ स्टूडेंट आपको कई चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप उससे अलग से क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बच्चों मैं ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ आपसे, और हमारा ये कोर्स यहाँ से कंप्लीट हो गया। सो बच्चों गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।